हेलो बच्चों, नमस्कार। तो पिछली क्लास में हमने समास के विषय में चर्चा किया था। हिंदी के कक्षा 10 के सिलेबस के विषय में हमने चर्चा किया था। सिलेबस में हमने बताया था कि जो आपका हिंदी का विषय है ये 70 नंबर का रहेगा, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा जो विद्यालय से मिलेगा। तो 35 नंबर का जो 70 नंबर का आपका पेपर होगा हिंदी साहित्य में, उसमें 35 नंबर का साहित्य रहेगा और 35 नंबर का व्याकरण रहेगा। और व्याकरण में हमने बताया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हमने बताया था रस पढ़ना है, छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है। ठीक, ये सारी चीजें हम बताए थे कि आपको पढ़ना है। तो जिसमें हम पहला जो अपना लेक्चर शुरू किए थे वो समास के विषय में हमने चर्चा किया था। समास का डेफिनेशन बताया था, समास क्या होता है ये सारी बातें बताया था। समास में सामासिक पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, ये सारी बातें हमने बताया था। पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, ये सब बताया था हमने। समास विग्रह क्या होता है ये भी हमने बताया था। और समास के भेद हमने बताया था, 6 भेद हमने बताया था, जिसमें तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास, ये सारी चीजें हमने कल चर्चा कर ली थी। तो बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला तत्पुरुष समास। जो 6 समास है उसमें पहला शुरू करने जा रहे हैं तत्पुरुष समास। और बेटा एक चीज और बता दे, आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, एसएससी रेलवे जीडी, एसएससी रेलवे जीडी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, आप चले आइए यूपी टेट का, सुपर टेट का, आप हाई स्कूल इंटर की बात कीजिए, किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, ये समास से क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तत्पुरुष समास हमने यहां लिखा है। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? तो तत्पुरुष समास का हमने संस्कृत में परिभाषा लिखा है कि उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, अर्थात ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या बताया हमने कि उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, अर्थात ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे ही देख लीजिए, हमने आगे लिखा है, अब ये उत्तर पद क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं कि उत्तर पद होता क्या है। तो उत्तर पद क्या होता है? तो हम कल मैंने बताया था कि जो समास होता है, समास मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। क्या होता है? सम धन आस। सम का अर्थ होता है बराबर बराबर, बराबर बराबर, तथा आस का अर्थ होता है नजदीक लाना या मिलाना। आस का अर्थ होता है नजदीक लाना या मिलाना। तो किसको मिलाते हैं? दो पदों को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं? दो पदों को मिलाते हैं। तो जो पहला पद होता है बेटा, इसे कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद। और जो दूसरा पद होता है इसे हम कहते हैं उत्तर पद। क्या कहते हैं? उत्तर पद। उत्तर पूर्व पद को हम कहते हैं प्रथम पद। कौन सा पद कहते हैं? प्रथम पद। और इसे क्या कहते हैं? द्वितीय पद। कौन सा पद कहते हैं? द्वितीय पद। ये हमने कल बताया था। तो यहां परिभाषा क्या कह रहा था तत्पुरुष समास में कि उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, यानी ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो। तो उत्तर पद माने दूसरा पद प्रधान हो। कौन सा पद? दूसरा पद प्रधान हो। आगे हमने परिभाषा लिखा है कि ऐसा समास जिसका समास विग्रह करने पर कर्ता कारक का चिन्ह ने, यानी कर्ता कारक का चिन्ह ने। बेटा एक चीज यहां बताते चले कि अगर आपको कारक नहीं पता है, समास विग्रह नहीं पता है, तो आप तत्पुरुष समास नहीं पहचान पाएंगे, थोड़ी सी समस्या होगी। कारक क्या होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम का रूप होता है, यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में आई हुई क्रिया और अन्य शब्दों के बीच संबंधों का स्पष्टीकरण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक हिंदी में कई होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब ये आप बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, 6-7 में आप पढ़ चुके होंगे, अर्थ में पढ़ चुके होंगे। और उसकी पहचान क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, काके की, रारेरी, में पर, ओह, ये पहचान होता है। यानी कारक का चिन्ह आपको पता होना चाहिए, कारक कितने हैं और कारक के चिन्ह आपको पता होने चाहिए। तो यहां हमने लिखा है कि ऐसा समास जिसका समास विग्रह करने पर कर्ता कारक का चिन्ह ने, यानी कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, एवं संबोधन कारक का चिन्ह छोड़कर बाकी किसी भी कारक का चिन्ह निकल कर आए। ऐसा समास जिसका समास विग्रह करने पर कर्ता कारक का चिन्ह ने एवं संबोधन कारक का चिन्ह छोड़कर बाकी किसी भी कारक का चिन्ह निकल करके आए, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। सीधा समझिए, यानी कि यह कह रहा है कि ऐसा समास जिसमें
द्वितीय विभक्ति से लेकर के, कौन सा विभक्ति? द्वितीय विभक्ति से लेकर के, द्वितीय विभक्ति। अब विभक्ति समझ रहे हैं ना, विभक्ति मतलब विभक्ति चिन्ह, तथा द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के चिन्ह निकल करके आए। कहां तक के? सप्तमी विभक्ति तक के चिन्ह। ये संस्कृत में विभक्ति की हम बात कर रहे हैं। अब द्वितीय विभक्ति माने, अरे भाई हमने बताया कि कारक कितने होते हैं? 8 हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो प्रथमा विभक्ति यानी प्रथम कारक, पहला वाला कारक, और अष्टमी विभक्ति यानी संबोधन कारक, ये दोनों छोड़ करके कर्म कारक द्वितीय विभक्ति माने कर्म कारक, और कहां तक? अधिकरण कारक, अधिकरण कारक तक के चिन्ह निकल करके आए, उसे समझ जाना चाहिए कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सीधा समझिए, मान लीजिए जो हम नहीं लिखवा रहे हैं वो बोल रहे हैं, वो आप लिखते रहिए। सीधा समझिए कि ऐसा समास जिसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के चिन्ह निकल करके आते हैं, उसे तुरंत समझ जाइए कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। ऐसा समास जिसका समास विग्रह करने पर द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के कारक चिन्ह निकल करके आए, कारक के चिन्ह निकल करके आए, उसे तुरंत समझ जाइए कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अब इसके लिए कारक तो यहां आप पढ़ भी चुके होंगे कारक, फिर समझ लेते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास का संस्कृत में परिभाषा हमने लिखा है कि उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, अर्थात ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो यानी दूसरा पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। फिर हमने दूसरा परिभाषा लिखा कि ऐसा समास जिसका समास विग्रह करने पर कर्ता कारक का चिन्ह ने एवं संबोधन कारक का चिन्ह छोड़कर बाकी किसी भी कारक का चिन्ह निकल कर आए, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे ही देख लीजिए, हमने लिखा मोक्ष प्राप्त। अब समास विग्रह जब मैंने किया तो क्या आ गया? मोक्ष को प्राप्त। और ये किसकी पहचान है? कर्म कारक की। किसकी पहचान? कर्म कारक की, कर्म कारक की पहचान है। दूसरा गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला। अब यहां देख लीजिए, को शब्द आया है, तो जब को आया तो किसका चिन्ह है? कर्म कारक का। किसका? कर्म कारक का। और कर्म कारक कौन सा है? द्वितीय विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। ये नोट कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं और देखते हैं आगे और एग्जांपल देख करके करते हैं। और लिख लीजिए आगे, जैसे थोड़ा सा और लिख लीजिए, नोट इसे लिख लीजिए। जिस भी कारक का चिन्ह निकल कर आए वही तत्पुरुष समास हो जाता है। वही तत्पुरुष समास हो जाता है। जिस भी कारक का चिन्ह निकल करके आए वही तत्पुरुष समास हो जाता है। वही तत्पुरुष समास हो जाता है। अर्थात जैसे हमने ये बताया भाई कारक कितने हैं, हम यहां कारक लिख दे रहे हैं। और कारक कितने हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और एक है संबोधन। क्या है? संबोधन। अब चिन्ह देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, अधिकरण में पर और इसमें हो जाएगा कोई विस्मय बोधक शब्द दिया रहेगा और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। अब यहां देखिए, हमने ये कहा
कि जिस भी कारक का चिन्ह निकल करके आए वही तत्पुरुष समास हो जाता है। अर्थात जब हमने बोला कि इसमें क्या होता है, कर्ता कारक का चिन्ह ने को छोड़ करके और संबोधन कारक का चिन्ह छोड़ करके बाकी कोई भी कारक का चिन्ह निकल करके आता है तत्पुरुष समास में। यानी कोई भी मतलब, यानी तत्पुरुष समास में कर्म कारक से लेकर के और अधिकरण कारक तक का चिन्ह निकल करके आता है। अगर सपोज दैट कर्म कारक का चिन्ह अगर निकल करके आए तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। अगर करण कारक का चिन्ह निकल करके आए तो क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। संप्रदान का अगर निकल करके आए तो क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। अगर अपादान का निकल करके आए तो क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अगर संबंध का निकल करके आए तो क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। अब बात को समझिए, बहुत जो हमने लिखवाया बहुत सटीक हमने लिखवाया है। क्या लिखवाया? बहुत ही सटीक हमने लिखवाया है। तो हमने क्या लिखा कि ऐसा समास जिसका समास विग्रह करने पर सप्तमी द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के कारक चिन्ह निकल करके आए, उसे तुरंत समझ जाना चाहिए कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। इसमें क्या होता है? कर्ता कारक का चिन्ह ने और संबोधन कारक का चिन्ह छोड़ करके बाकी किसी भी कारक का चिन्ह निकल करके आएगा अगर हम समास विग्रह करें, और जो भी कारक का चिन्ह निकल करके आएगा वही तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे हमने मान लिया, हमने लिखा अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, क्या लिखा कि गगनचुंबी। क्या लिखा? गगनचुंबी। गगनचुंबी। फिर हमने क्या लिखा? मोक्ष प्राप्त। क्या लिखा? मोक्ष प्राप्त। या फिर लिख दिया मोक्ष प्राप्ति। क्या लिख दिया? मोक्ष प्राप्ति। या फिर लिख दिया पतझड़। क्या लिखा? पतझड़। अब समझिए बात को। सबसे पहले जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गगन को चूमने वाला। क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला। चूमने वाला। अगर मोक्ष प्राप्त लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष को प्राप्त। अगर हम लिखते हैं मोक्ष प्राप्ति तो क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए। प्राप्ति के लिए। अगर मान ली पतझड़ दिया है तो क्या हो जाएगा? पेड़ से पत्तों का अलग होना। क्या हो जाएगा? पेड़ से पत्तों का अलग होना। अब समझ लीजिए, हमने पहला लिखा है गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, तो यहां पर कौन सा कारक चिन्ह निकल आया है? कर्म कारक का चिन्ह। तो इसका मतलब इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा देखिए, हमने कहा मोक्ष को प्राप्त यानी मोक्ष को प्राप्त, तो काके की किसका चिन्ह निकल करके आया? कर्म कारक का चिन्ह। देख लीजिए उधर, तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। बात को समझिए, कर्म तत्पुरुष समास। तीसरा, मोक्ष प्राप्त यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। देखिए के लिए शब्द आया है, तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। तो कौन सा समास हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर आगे देखिए, पतझड़ यानी पेड़ से पत्तों का अलग होना। तो देखिए अलग होना आया है, यही कहीं दिया होगा। अपादान कारक, तो कौन सा समास हो जाएगा? अपादान। अपादान तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। नोट कर लीजिए, अपादान तत्पुरुष समास। समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं। मुझे लगता है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं।
अगला देखते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरा देख लेते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो लिखिए इसका, ऐसा समास, ऐसा समास जिसका पहला पद, जिसका पहला पद, पहला पद कोई अव्यय हो, अव्यय हो तथा दूसरा पद, दूसरा पद कोई संज्ञा हो, कोई संज्ञा हो और दोनों मिलकर, और दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर, मिलकर क्रिया विशेषण के, क्रिया विशेषण के, क्रिया विशेषण के कार्य करते हों, कार्य करते हों अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब परिभाषा समझिए, हमने परिभाषा क्या लिखा कि ऐसा समास जिसका पहला पद कोई अव्यय हो और दोनों मिलकर किसी क्रिया विशेषण के कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। इसका एक पहचान और होता है, इसकी एक परिभाषा और लिख लीजिए संस्कृत में कि प्रथम पद, प्रथम पद प्रधानः, प्रथम पद प्रधानः अव्ययी भावः, अव्ययी भावः। जैसे हमने तत्पुरुष समास में लिखवाया था कि उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। तो हमने क्या परिभाषा लिखा कि प्रथम पद प्रधानः अव्ययी भावः, यानी ऐसा समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। दूसरा परिभाषा हमने लिखा कि ऐसा समास जिसका पहला पद कोई अव्यय हो तथा दूसरा पद कोई संज्ञा हो और दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण के कार्य करते हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। सीधा परिभाषा समझ लीजिए क्या होता है, सीधी इसकी परिभाषा समझ लीजिए। अब ये अव्यय क्या होता है? अव्यय क्या होता है? अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सके, मतलब अटूट होता है। क्या होता है? अटूट। अगर हम उसे तोड़ने का प्रयास करें तो वह क्या हो जाता है? वह अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया राम, तो क्या राम को हम तोड़ सकते हैं? राम एक संज्ञा है, संज्ञा को तोड़ सकते नहीं है। क्यों तोड़ सकते हैं? तो इसका मतलब राम क्या है? एक प्रकार से क्या है? अव्यय है। तो क्या है कि यह एक, अब चूंकि अव्यय में केवल संज्ञा ही नहीं आता है, कई चीजें आती हैं। तो अव्यय क्या होता है? अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जो अटूट होता है, जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जाता है, नहीं जा सकता। और दूसरा पद संज्ञा होता है और दोनों पद मिलकर के किसका काम करते हैं? क्रिया विशेषण के कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? क्रिया विशेषण के कार्य करते हैं। अब क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा समास जिसका पहला पद प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान अव्ययी भावः है, यानी ऐसा समास जिसका पहला पद प्रधान हो कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। और फिर दूसरा परिभाषा हमने लिखा कि ऐसा समास जिसका पहला पद कोई अव्यय हो तथा दूसरा पद कोई संज्ञा हो और दोनों मिलकर, दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण के कार्य करते हो, क्रिया विशेषण के कार्य करते हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। और इसकी कुछ पहचान होती है, नोट कर लीजिए, कुछ पहचान होती है। इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका ट्रिक पहचान लीजिए। तो आगे देखते हैं बेटा, पहचानने का इसका तरीका देख लेते हैं कि कैसे अव्ययी भाव समास को हम पहचानेंगे। जैसा कि मैंने परिभाषा लिखवाया कि प्रथम पद प्रधानः अव्ययी भावः। क्या लिखवाया? प्रथम पद प्रधानः अव्ययी भावः।
यानी ऐसा समास जिसका पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। दूसरा हमने परिभाषा लिखवा है कि ऐसा समास जिसका पहला पद कोई अव्यय हो और दूसरा पद कोई संज्ञा हो, दोनों मिलकर के क्रिया विशेषण के कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। लेकिन इसका हमने लिखा पहचानने का ट्रिक, हम कैसे पहचानेंगे? अगर बाय द वे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो कैसे पहचानेंगे? इसकी पहली विशेषता होती है कि इसका पहला पद उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग माने प्रीफिक्स, इंग्लिश में प्रीफिक्स, यानी ऐसा शब्द जो किसी दूसरे शब्द के पहले जुड़ जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स या उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया प्रतिदिन, क्या लिख दिया? प्रतिदिन। अब यहां देखिए ये क्या है? उपसर्ग है, तो इसका पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। और इसमें पहले पद के रूप में, किसके रूप में? पहले पद के रूप में, पद के रूप में क्या आता है? या तो आ आएगा, या तो या आएगा, या तो प्रति आएगा, या तो यावत आएगा, या तो यथा आएगा, या तो हत आएगा, या तो भर आएगा, या तो बढ़ आएगा, या तो बे आएगा। इतना आता है। जैसे मान लीजिए हमने यही लिखा प्रतिदिन, मान लीजिए हम एक एग्जांपल और लिख देते हैं, यथाशक्ति। क्या लिख देते हैं? यथाशक्ति। अब यहां देख लीजिए आया है, यथा शब्द आया है। अच्छा, जब किसी शब्द का, मैंने तीसरा पॉइंट बताया कि जब किसी शब्द की द्विरुक्ति हो, द्विरुक्ति मींस दो बार आया हो, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया जल्दी जल्दी, क्या लिख दिया? जल्दी जल्दी, ठीक, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, क्या लिख दिया? दिनों दिन, दिनों दिन। अब देख लीजिए जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, रातों रात, दिनों दिन, ये सब कौन से समास हैं? एक शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, दोनों एक साथ आया है, यानी दो बार एक के शब्द आया है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। और ये आखिरी पहचान ये होती है कि जब किसी समास का दूसरा पद नदी से जुड़ा हो, या तो नदी का नाम हो, नदी का नाम, यहां नदी या नदी से जुड़ा हो, यानी या तो नदी का नाम हो या तो नदी से जुड़ा हो, तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास। जैसे एक एग्जांपल इसमें भी लिख देते हैं, जैसे लिख दिया त्रिगंगम, त्रिगंगम। इसलिए बता रहे बेटा, देखो यहां त्रि जैसे लिख दिया गया तो लोग समझ लेते हैं या तो बहुब्रीहि समास होगा या तो द्विग समास होगा, क्योंकि बहुब्रीहि समास और द्विग समास में दोनों पद क्या होते हैं? पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर नदी से जुड़ा रहेगा, भले संख्यावाचक विशेषण हो, तो तुरंत समझ जाए कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। जैसे लिख दिया उपकूलम, क्या लिख दिया? उपकूलम। द्वियूनम, क्या लिख दिया? द्वियूनम, द्वियूनम। अब देख लीजिए सब नदी से जुड़ा हुआ है, तो यानी इसका पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। इसमें पहले पद के रूप में आ, या, प्रति, यावत, यथा, हत, भर, बढ़, बे आदि आते हैं। और जब किसी शब्द की द्विरुक्ति हो, क्या हो? द्विरुक्ति हो, यानी एक के शब्द दो बार आया हो, तो उसमें कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है, जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, रातों रात, दिनों दिन। और आखिरी पहचान मैंने बताया कि जब किसी समास का दूसरा पद नदी का नाम हो, नदी का नाम, नदी का नाम हो, या नदी से जुड़ा हो, तो उसे तुरंत समझ जाइए कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो बेटा आज हमने तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास के विषय में चर्चा किया हमने। नेक्स्ट क्लास में जो समास बचे हुए हैं, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, इन सारे प्रकरण पर चर्चा करेंगे, सारे समास पर चर्चा करेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो का पूरा देखने का प्रयास करें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और आशा मैं करता हूं कि अगर आप ये पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।